नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली। भौतिक विकास के पीछे भागती इस दुनिया ने जब ठहर के 2 पल की सांस ली तो एहसास हुआ कि इस चकाचौंध के लिए हमने क्या कुछ खो दिया है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। आज पूरा देश पर्यावरण संकट से जूझ रहा है। बेशक भारत भी उसमें से एक है। भारत भी पर्यावरण संकट की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर विश्व की बात करें, विश्व के अन्य देशों की बात करें, उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में अभी हम लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि जो इंसान है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद यही वो वजह थी कि उन्होंने पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ और पंच तत्वों के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता कायम किया था। यही वजह है कि आज हम विकास के बारे में जब भी सोचते हैं तो हम प्रकृति के विनाश के विषय में बिल्कुल नहीं सोच पाते। और कहीं ना कहीं एक आत्मीयता की वजह से हम अभी भी पर्यावरण को संजोने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आज आवश्यकता ये हो जाती है कि जब पर्यावरण संकट के विषय में मंथन किया जा रहा है, संरक्षण की बात की जा रही है, तो आखिरकार ये पर्यावरण संरक्षण किस कदर हो रहा है और इसकी आवश्यकता कितनी, इसमें सहभागिता किस किस की आवश्यकता है यहाँ पर। तो बिल्कुल इस विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। हम आज सब पैनल यहाँ पर मौजूद है, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये चर्चा शुरू हो, हमें आत्ममंथन करने की यहाँ पर स्वयं आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि हम विश्व पर्यावरण दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम पर्यावरण संरक्षण के विषय में सोच रहे हैं, ये सोचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल आज आपको विषय बता दूं, हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता क्यों। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए आपकी उनसे ताल्लुक यहाँ पे करवा देती हूँ, कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पर्यावरणविद अनिल जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ सुभाष चंद्र नौटियाल जी मौजूद है, जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी मौजूद है, जो पर्यावरणविद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय मेरे पहाड़ उत्तराखंड। यहाँ पर हमारा पैनल मौजूद है। विश्व पर्यावरण दिवस है आज, इस विषय में चर्चा करेंगे। जोशी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। अगर हम बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस है, हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को, पूरे विश्व को। लेकिन जब संरक्षण की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम प्राणियों की बात करें, जो इंसान है सबसे कह सकते हैं कि सबसे समझदार प्राणी है। वो जानता है कि क्या भला है क्या बुरा है। उसके बावजूद अगर हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो इस विषय में चर्चा क्यों? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि सबसे समझदार इस तंत्र में मनुष्य है, लेकिन आज वो सबसे निम्न दर्जे का है। कारण यह है कि कोई भी पक्षी, कोई भी वन्य जीव अपने घर को बना के सजा के रखता है। जी, बिल्कुल। एक मनुष्य है जिसने उसका भी घर बर्बाद कर दिया, अपना तो किया ही है। जी। देखिए, ऐसा है कि भारत उन देशों में भी एक है जहां अब स्थिति सुखद नहीं बची। 1000 से ज़्यादा नदियां यहाँ पे संकट में पहुँच चुकी हैं। और आप देखिए कि हमने आंकड़ा तय किया था वन नीति में 33% वन भूमि होगी जिसमें वन होंगे, लेकिन कोई भी राज्य ऐसा नहीं है। हाँ, पहाड़ों को छोड़कर सभी जगह ये हालत यह है कि 4 से 5%। तीसरी बात, मिट्टी जहरीली हो चुकी, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर फर्टिलाइजर के, केमिकल फर्टिलाइजर की दुनिया में है। और हवा की तो आपने बात सुन ली कि हवा तो हमारी निकल चुकी, क्योंकि दुनिया में हम 20 ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ की पॉल्यूशन का लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि विकासीय विनाश के पीछे भागे या जान बचाने की चिंता करें। बिल्कुल, जान बचाने की चिंता करें। बहुत बेहतर आपने यहाँ पे बात की। नौटियाल जी, यहाँ पे आपका साना चाहूँगी। सर ने कहा कि कहीं गैस चैम्बर बन गया है। जिस बार की हमारी थीम है वो भी इसी में, वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे हो। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जोशी जी उसी चीज़ को कह रहा था। कहीं ना कहीं हम सुविधा भोगी जीवन जो जीने की हमारी लालसा बड़ी है, उस लालसा ने हमें इस स्टेज पे ले आया। आज 20 में से 14 शहर हमारे पॉल्यूशन इसमें पॉल्यूटेड हो गैस चैम्बर बन चुके हैं। बिल्कुल, 20 में से 14 शहर, विश्व के 20 शहरों में से 14 शहर हमारे हैं। तो आप देख लीजिए, जबकि हम अरण्यक संस्कृति के लोग रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, जो कि पर्यावरण के सबसे नज़दीक है। हम पर्यावरण संरक्षणकारी रहे हैं, लेकिन आज वो पर्यावरण संरक्षण पे हमें चिंतन करना पड़ रहा है। आज हम चिंतन की स्थिति में आ गए हैं कि कैसे बचाएं। क्यों? जो कि कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण के पीछे हम भागे हैं, उस औद्योगिकरण के पीछे जो हमारी दौड़ लगी है, उसने हमारे पर्यावरण को
तीव्रतम नुकसान किया है और आज हम इस स्थिति में बिल्कुल जो हमारी सोच रही है, हम विकास चाहते हैं, चाहे फिर विनाश किस हद तक पहुंच जाए, हमें सिर्फ विकास चाहिए। सोनी जी, यहाँ पे आपका आना चाहूँगी, आपसे कोई प्रश्न करूँ उससे पहले सबसे पहले जो आपकी वेशभूषा या शायद कुछ कहना चाहती है। हाँ, मैंने ये जो ग्रीन पोशाक पहना है, गांव का रहने हूँ, पर्वतीय अंचलों में मेरा जीवन बीता हुआ है। पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की होती है वो मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मेरा बचपन पहाड़ों में ही बीता है। आज भी हम पर्वतीय अंचलों में हैं। तो जब घर के गांव की महिलाएं घास के लिए जाते थे, हम लोग आते थे, तो बड़ी विकट स्थिति रह जाती थी। जब हम स्कूल से घर की ओर आते थे तो घर बंद दरवाजे मिलते थे, माताएं हमारी घास के लिए जाया करती थी। तो दिल में एक उमंग उठी यार कि किस तरीके से कि मेरे पहाड़ के आदमी जंगलों में भटकते रहे, क्यों ना इनके लिए एक ऐसा जंगल बनाया जाए जहाँ पर वो समय से घास पास लेकर के वो पशुपालन का कार्य कर सके। लेकिन क्या था कि परिवार बड़ा होने के कारण मैं इस मुहिम को नहीं चला पाया। मैं जैसे ही सरकारी सेवा में आया, मुझे पैसे मिलने लगा, तनख्वाह मिलने लगा, मैंने उस दिन से तय कर लिया कि कुछ पैसे में जो है कि पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ के पर्यावरण और पहाड़ के जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको बचाने के लिए मैं कार्य करूँगा। और मैं जहाँ भी जाऊँ ये खाली ना करके अपने चलने से, बोलने से, भाषण से तो मैं हो सकता है कि लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन चलने से भी मैं लोगों को पर्यावरण संरक्षण के जोड़ने के लिए मैंने ये पोशाक बन दिया। मुझे 20 साल हो गए इस पोशाक पहनते हुए। आज मैं शादी हो गया, विवाह हो गया या अन्य कहीं भी जाता हूं तो इस पोशाक को पहन के जाता हूं। मेरा यानी कि लोग अपने कोट पैंट पहन के, टाई पहन के जाते हैं, लेकिन मैं इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिस भी कार्यक्रम में जाऊँ, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ मैं चला जाता हूँ और साथ ही एक पौधा भी ले जाता हूँ अपने साथ, बोले झोले में डाल करके। वो पौधा मैं उन लोगों को, जब कार्यदायी संस्थाएँ होते हैं, उनको उपहार में भेंट करता कर, ताकि हमारा भावनाएं पेड़ों से जुड़ सके। और जब हमारी भावनाएं पेड़ों से जुड़ेंगे तो निश्चित तरीके से पेड़ों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। ये मुहिम हमको जन जन को करना पड़ेगा। पहाड़ के आदमी हैं, हम लोग तो करते हैं, कुछ भी नहीं तो पशुपालन के लिए हम जो है कि पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन आज पहाड़ों में भी धीरे धीरे शहरीकरण जो जा रहा है उससे नुकसान पहाड़ों में भी हो रहा है, तो वो बचाना हम सभी का जो है कि परम कर्तव्य होगा। बिल्कुल, इस मुहिम के साथ जोशी हमें आम जनता को जोड़ना होगा। लेकिन वही बात है, 20 साल से सर भी लगे हुए हैं, आप भी सर इसके लिए काम करें, बहुत लोग इसके लिए काम करें, लेकिन इस मुहिम के साथ हम बात करें कि जनता को जोड़े कैसे हम, क्योंकि जो विषय है संरक्षण करना है हमें। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, और अगर हमारी समझ में नहीं आए तो प्रकृति संदेश दे रही है। ये जो तमाम तरह की आपदाएं हैं ये इशारा है। और देखिए, अंत में जान का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर एक तरफ हम ये तय कर लें कि हमको बड़ा पद चाहिए, संसाधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और दूसरी तरफ हमें ये मान लिया जाए कि जान चाहिए, जीवन चाहिए, निश्चित रूप से हम जीवन और जान को प्राथमिकता देंगे जी। और अब हालात ये हो गए, बहुत से लोगों को पता नहीं हो, इंग्लैंड ने 1952 में 4000 लोग वायु प्रदूषण से खो दिए थे, और आज वही इंग्लैंड है कि जहाँ पे उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ा डिस्कशन और बहस का हिस्सा है कि वायु प्रदूषण, क्योंकि वो समाज दुर्भाग्य से ऐसा है कि जब तक वो बिल्कुल आपातकालीन स्थिति पर नहीं पहुंचता तब तक वो सजग नहीं होता। और जैसे नौटियाल जी ने कहा, हम तो विलासिता के मारे हुए लोग हैं, और मुट्ठी भर के लोग जो शहरों में ज़्यादा बैठे हैं वो तो ज़्यादा दंड के भागी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारा विकास और ये शहर के चारों तरफ घूमता है। और यही कारण है कि अपने देश में भी और दुनिया में 55% लोग शहरों में आ चुके हैं, गांव खाली होते हैं। बिल्कुल, अब यही है मुद्दा, ये है, ये विलासिता है जो कि हमको अभी भी दूर रखे हुए है सच्चाई से, सत्य से। बिल्कुल जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विलासिता की हमें ऐसी आवश्यकता हो गई है या फिर हमें जीवन जीने की ऐसी होड़ सी लग गई है। नौटियाल जी, आपने भी ये बात बोली, लेकिन फिर प्रश्न वहीं पे आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि विकास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर विकास हो रहा है तो विनाश की पृष्ठभूमि में ही तो विकास हो रहा है, तो फिर विकास कैसे होगा? हमने असल में सुविधा भोग को हमने विकास मान लिया है जी। हमारी परिभाषा जो बन रही है कि जहां आप विलासिता हमने अपनी विकास से जोड़ दिया है। सबसे गलत धारणा यही है कि हम विलासिता को विकास से जोड़ रहे हैं। इस परिभाषा को हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम इस परिभाषा को नहीं बदलेंगे तब तक पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं है। जी। सबसे पहले हमें
उन जो प्राकृतिक अवयवों को कैसे उन्हें संतुलन किया जाए, कैसे उनमें संतुलन स्थापित किया जाए, उस बारे में सोचना पड़ेगा। जोशी जी लगातार इस पे लगे हुए हैं और आप तो प्रोफेसर हैं और हमसे तो आप बहुत आगे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे विकास की परिभाषा को बदला जाए। बिल्कुल, आप यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है कि कि विकास की परिभाषा को कैसे बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये मान लिया कि अगर आपको विकास यहाँ पर करना है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बिल्डिंगें बनती हैं तो उसके लिए पेड़ को काटना पड़ता है, ये आवश्यक हो जाता है। सोनी जी, देखिए आप कह रहे हैं आप 20 साल से कार्य कर रहे हैं, आप पहाड़ में जा रहे हैं, आपने वहाँ की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि आपने सोचा कि मुझे पहाड़ के लिए कार्य करना है। लेकिन कब तक पहाड़ कब तक बच पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आग लगती जा रही है या फिर हमारी आवश्यकताओं की वजह से हम पेड़ तो काटते जा रहे हैं, तो पहाड़ वन कैसे बचेंगे? देखिए, आज पहाड़ों की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ी जो आपदा ही कहेंगे हम इसको, वो आगजनी घटना हो गई है। पूरे उत्तराखंड के गर्मी आते ही जो कि जंगल धधक जाते हैं जी। लेकिन उस ओर किसी का प्रयास नहीं किया कि किस तरीके से इस आगजनी घटनाओं को रोका जाए। मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं, इन्हीं जंगलों को आप फल पट्टी के रूप में विकसित कर दीजिए। आम आदमी के लिए आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत उन जंगलों को बनाएंगे, जिन जंगलों से ग्रामीण लोगों को मात्र 2 चीजों का लाभ होता है। एक तो जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, दूसरे पशुओं के लिए चारा, तीसरे हम गांव के लोगों के लिए तो क्या है, वो जंगल ही है वो। लेकिन जब वो जंगल हमारे आमदनी, आर्थिकी, रोजगार के स्रोत बन जाएंगे तो गांव का हर व्यक्ति, क्षेत्र का हर व्यक्ति उनका संरक्षण करने लग जाएगा। सर बिल्कुल, आर्थिकी का अगर आर्थिकी वहां से हमें मिलने लग जाती है तो आपको क्या लगता है जो आज का युवा वर्ग है, क्या वो जंगल में रह के खेती बाड़ी करेगा? क्योंकि सोच सर, कहीं ना कहीं हम मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना चाहते हैं, हम एक बहुत लेविश लाइफ जीना चाहते हैं, तो आखिरकार कैसे अगर हम आर्थिकी से जोड़ भी देते हैं, क्योंकि सर ऐसा नहीं, कोई भी नहीं है गांव जंगलों में काम कर रहे हैं, अगर आर्थिकी से क्या जोड़ देता, आपको लगता है कि आज का युवा वर्ग है वो उस तरफ मुड़ पाएगा? देखिए, एक बात समझिए कि हम ही दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहाँ पहाड़ है जी, और हम ही दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो विकास की तरफ दौड़ लगाता हो। इकोलॉजी, इंक्लूसिव इकोनॉमी पे सोचना चाहिए जी, जहाँ पे हम आर्थिकी के उस पहलू को भी, जो कि आज सबसे बड़ी चुनौती है देश की भी और दुनिया की भी, और जिससे हम इकोलॉजी को भी मेंटेन करें। जैसे अभी सोनी जी ने कहा कि फल पट्टी एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। हाँ, मैं भी इस बात के रूप में स्वीकारता हूँ कि जंगलों का भी अपना महत्व है, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है उसमें हर पेड़ का एक दर्जा है जो कि उसकी हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से। लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे की खेती आज अगर बहुत हमारे लिए लाभप्रद नहीं है या जंगलों में प्रकोप है कई तरह के, तो उन्हें अगर फल पट्टी में करेंगे तो वो इकोलॉजी भी कंट्रीब्यूट करता है और इकोनॉमी भी करता है। पर लेकिन जो प्राकृतिक वन है वो हजारों लाखों सालों के बाद बनते हैं, उनका एक इकोलॉजी से बैलेंस होता है, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम ही दुनिया में ऐसा देश नहीं है पहाड़ है। आप सबसे पूछो कहाँ घूमने जाओगे, स्विट्जरलैंड पहाड़ है, हॉलैंड, इंग्लैंड, पेरिस, ये सब पहाड़ है। उन्होंने इकोनॉमी, इकोलॉजी में देखिए, उनकी जो जनसंख्या है रिलेटिवली हमसे कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विकास का जो ढांचा इस रूप में तैयार किया। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा जंगल है, आश्चर्य होगा आपको जान के। और चीन जो कि सबसे लंबी दौड़ में है, उसने तुरंत जब 2016 में उनके बीजिंग और संघाई को सबसे पॉल्यूटेड माना, आपका आश्चर्य होगा 30% उन्होंने अपना पॉल्यूशन कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें बदल दी। अब ट्रांसपोर्ट से इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, 1 अरब 32 करोड़ गाड़ियां सड़कों में हो और 1 लीटर से 2.5 किलो कमीशन हो। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल के, ब्राजील का नियम लीजिए, 70% पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और यहाँ हर एक को गाड़ी चाहिए। सर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हमारी थीम पे वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे हो। नौटियाल जी, जोशी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन लोगों ने, इन देशों ने एक बहुत अच्छी थीम में काम किया है, लेकिन वो थीम हम अपने इंडिया में तो नहीं ला पा रहे। क्या वजह है कि अगर हम इन बातों को नहीं मानते हैं तो किस तरह वायु प्रदूषण की रोकथाम हो पाएगी? थीम तो हम ले आते हैं, लेकिन उस थीम में काम कैसे होगा? असल में जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है, जिसके हम वाहक रहे हैं, वो सामूहिकता पे विश्वास करती है। हमारी सामूहिक सोच है, सामूहिक और सामुदायिकता ही हमारा तत्व रहा है। और आज हमने
व्यक्तिवादी सोच डेवलप कर दी है कि मुझे सुविधाएं चाहिए, ज़्यादा से मैं के बारे में चाहिए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, चाहे आप परेशानी में हो कोई दिक्कत नहीं। पर पहला ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस मूल में हमें जाना पड़ेगा, उस ग्रामीण संस्कृति में, क्योंकि हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं। पहले ये बोला जाता था कि हम 70% ग्रामीण क्षेत्र है भारत में बात, लेकिन आज हम शहरीकरण पे तुले हुए हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि पहले देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज देहरादून में क्या स्थिति है? आप खुद इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आज देहरादून की स्थिति क्या है। ये हम इसे जिसमें वन नगर की पदवी को इसके कायम क्यों नहीं रख पाए हैं? सुविधा भोग, विलासितापूर्ण जीवन। सर वही बात है ना, हर कोई गांव से उतर के यहाँ आ गया है कि मुझे जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उत्तराखंड की राजधानी आपने बना दी देहरादून को, कि मुझे जो सुविधाएं मिल सकती है मुझे देहरादून से ही मिल सकती है। हर कोई चाहे कहीं का भी रहने वाला है वो यही चाहता है कि उसका एक घर तो देहरादून में हो, कि कल अगर उसे बच्चे पढ़ाने या फिर उसको ट्रीटमेंट करवाना है, सारी सुविधाएं उसको देहरादून में रहकर मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये वजह है। सोनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की रोकथाम की, किस तरह हम एक कार्य कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण की रोकथाम यहाँ पे हो सके, कुछ कम किया जा सके प्रदूषण को? बिल्कुल, जिस तरीके से आज वायु प्रदूषण चल रहा है कि एक जहर के रूप में पूरी वायुमंडल में फैल रहा है जी। आज हम जंगलों की बात करते हैं तो आपने जंगल में देखे होंगे कई पेड़ जो है कि अपने आप ही सूखने लग जाए जी, सूख रहे हैं। उसका कारण क्या है? कहीं न कहीं जो गैसीय पदार्थ हैं वो इस वायुमंडल में फैल करके उन जंगलों को प्रभावित कर रहे हैं। जब उन पेड़ पौधों को जला करके सुखा सकता है तो इंसान क्या है उसके लिए? आज देखते हैं कि कई बीमारियां जो कि इंसानों में हो रही हैं, उसका कारण क्या है? यही तो है वायु प्रदूषण जो हो रहा है। हम सांस ले रहे हैं, ना जाने कितनी बीमारियां हमारे अंदर हैं। तो इंसान को जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं उन पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अपने रोक लगाना पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने क्या कर दिया है कि मानव ने इस प्रकृति को प्रकृति का स्वामी अपने आप को समझ बैठा हो, जबकि प्रकृति अपने आप में अपने स्वामी है। अब जो मनुष्य ने उसको अपना स्वामी समझ लिया तो उन प्राकृतिक संसाधनों को अपने आधार पर नियम बना के उनका दोहन कर रहा हो, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य को अपनी मूल आवश्यकता पर आना पड़ेगा। भाई गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रहे हैं, ठीक है विकास है, लेकिन उस विकास को इतना भी मत बढ़ाइए कि जिससे आम आदमी ही नहीं रहेगा। तो तुम्हारे विकास की जड़ से हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। पहाड़ों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि रोजगार के लिए कई उदाहरण हमारे सामने आ गए हैं। बाहरों के राज्यों के लोग हमारे पहाड़ों के कंदराओं में बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। क्या यहाँ के आदमी क्यों नहीं बना रहे वहां का? उनको आर्थिक सहायता नहीं दे सकते? मैं मानता हूं इस बात का कि पहाड़ का आदमी गरीब है, उसके पास इतना संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, लेकिन सरकार अगर मदद करें तो निश्चित तरीके से वो वहां पर क्या करे, अपना व्यवसाय चलाएगा। और जब वो उस क्षेत्र में व्यवसाय चलाएगा तो निश्चित तरीके से वो वहां के प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण भी करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा तथ्य यहाँ पे निकल के सामने आया कि यहाँ पर ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें आर्थिक तौर पर उत्तराखंड के जो वासी हैं, जो गांव में जो रह रहे हैं, उनको मजबूत यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें मजबूत यहाँ पर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी आर्थिकी को भी मजबूत करते हैं। ऐसे में हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी हद तक संरक्षित यहाँ पे हो सकता है। जोशी जी, बिल्कुल, आर्थिकी अगर हम उन्हें मजबूत कर देते आर्थिक तौर पे तो वो यहाँ पे अपना व्यवसाय लगाएंगे, वो काम करेंगे या फिर पहाड़ में वो रह के अपनी जीवन यापन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार जो गांव खाली हो गए, जहाँ से पलायन हो गया है, वहाँ हम लोग को वापस कैसे लेके आए? देखिए, पहले मैंने कहा कि रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, संसाधनों पर आधारित, जब रोजगार होते हैं तो संसाधन भी होते हैं, रोजगार भी होते हैं जी। हम एक इकोलॉजिकल स्टेट है जी, और हमारा दायित्व तो अपने राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश को गंगा यमुना पानी पिलाती है। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि इससे बड़ा व्यवसाय क्या हो सकता है। आप बताइए कि हर एक साल में उत्तराखंड में अकेले करोड़ों रुपए की पानी की बोतलें आती हैं। ये गंगा यमुना ही है, कितने रोजगार खड़े किए हमने, पानी बोतल भरते बेचते, और गंगा का पानी, यमुना का पानी, ये रोजगार हमें नहीं दिखाई देता। हवा, अब की बार के तो नोएडा में जो हवा बिकी है दिवाली के बाद प्रदूषण के, वो उत्तराखंड की हवा थी। देखिए, ये विजन है। हम वो चीज जो हम कर सकते हैं दूसरे राज्य नहीं कर सकते।
हिमालय अपनी हवा मिट्टी जंगल पानी के लिए जाना जाता है, उसे व्यवसाय बनाते कि हम जो वर्षा का पानी है उस पानी को एकत्र कर रहे हैं, उसको नीचे नदी में जाता है, नदी से पानी बनेगा, हम उसके पानी की बात करें। हमें तय करना चाहिए कि हम जिस परिस्थितियों में हम रहते हैं उस परिस्थितियों के रोजगार की बात करें। दक्षिण भारत बहुत बढ़िया धान पैदा इसलिए कर सकता है, पानी है। गुजरात और राजस्थान ऐसी फसलों के प्रति जा सकते हैं जहां कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अभी हम सच तो यह है कि हम अभी बहुत नहीं समझे। इसीलिए मैं अक्सर सरकार से कहता हूं कि आर्थिकी जो जीडीपी की परिभाषा जिसके लिए आप पागल होते जा रहे हैं उसे जरा रोकिए और जीईपी की कल्पना करिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी बढ़ाया, कितनी प्राणवायु टिक की, कितनी मिट्टी बेहतर की। इकोनॉमी के साथ एक ऐसा फैक्टर जोड़ो जो कि आपकी सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करता है जी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए। और अब मुझे लगता है कि अभी तक तो आंख बंद है, लेकिन ये जो बढ़ता प्रदूषण है, ये जो घटनाएं घट रही हैं, अब जाके आंख बंद करने नहीं देगा। बिल्कुल बात आंख बंद हो नहीं पाएगी। लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आप कह रहे हैं आंख खोलने का समय आएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद आंख बंद हम कर नहीं पाएंगे। नौटियाल जी वैसे ही निपट जाएंगे, आंख बंद नहीं चले जाएगी, आंख हमारी बंद हो नहीं पाएगी। नौटियाल जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात यहाँ पे गई कि सरकार को यहाँ पे सोचना होगा कि हमें किस तरह यहाँ का विकास करना है। मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे पास जो प्रचुर धन संपदा है, हमें उसको आगे बढ़ाना होगा। आप क्या कहते हैं इसमें? अभी जीईपी की बात कर रहे हैं, जोशी जी कह रहे थे कि जीईपी होनी चाहिए। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए हम 9-10 जून को एक थैलीसैंड में रोजगार सृजन महोत्सव करवा रहे हैं। 9-10 जून को होगा वो। उसका थीम क्या है? ग्राम सशक्त भाई आर्थिक सशक्तिकरण से ग्राम समृद्धि की ओर। आर्थिक सशक्तिकरण से ग्राम समृद्धि की ओर कैसे होगा? आर्थिक सशक्त जो हमारे संसाधन हैं, जैसे थैलीसैंड में वो आलू वाली बेल्ट है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, मिर्च है, इसमें बहुत अच्छा वहाँ पे उत्पादन होता है। मार्केटिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वहाँ मार्केटिंग नहीं, तो उनको मार्केट उपलब्ध कराओ ना, कि हम आपके आलू यहीं खरीद लेंगे ना, आप अपनी पैदावार बढ़ाइए जी। सरकार उस तरफ ध्यान दे, अपने आप उनके आर्थिक संसाधन विकसित होंगे। या बहुत बेहतरीन, या हो सकता है कि आलू की कोई और क्वालिटी जो कि और बेहतर हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको माफ कीजिए रोकना चाहूंगी, क्या सरकार को ये बात हम बताएं कि आप ध्यान दो, या सरकार को स्वयं ध्यान देना होगा? नहीं, नॉक करना होगा, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे से इंस्पायर हैं। वो जोशी जी की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर वो जोशी जी की बात सुनते तो वो जीईपी की बात करते, वो जीडीपी की बात नहीं करते जी। निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं नॉक करना होगा, बार बार नॉक करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने इसी बात को दृष्टिगत 3 मार्च को हमने कोटद्वार में भी रोजगार सृजन महोत्सव करवाया था। उसमें भी हमारे जल संरक्षण को हमने फोकस किया। जल संरक्षण की सोनी यहाँ पे बात हो रही है। हमारे जल स्रोत हैं, जोशी ने भी कहा, जल स्रोत तो लगातार हमारे सूखते जा रहे हैं, पानी को हम यहाँ का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। प्रकृति ने हमें परिपूर्ण जो है कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए रखे हैं, लेकिन आज मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति के कारण वो धीरे धीरे अपनी विलासिता से संबंधित उन चीज़ों का प्रयोग कर रहा। आज हमारे गांव स्तर में भी जो पानी के जल स्रोत हैं वो सूख गए हैं। गदेरे हैं, गाड़ गदेरे में जो है नौला है, वो बिल्कुल सूख गए हैं। उसका कारण क्या है कि जहाँ पर से पानी निकलता, स्रोत है पानी के, उस पानी के स्रोत से वो दूसरे गांव के लिए जब पानी ले जाते हैं तो उसके साथ वो छेड़खानी कर देते हैं। जब मूल जल स्रोत के साथ छेड़खानी होगी तो निश्चित तरीके से वो पानी क्या होगा, रिसना शुरू होगा। और उस पानी रिसने से क्या हो रहा है, पानी के जो मूल स्रोत है वो सूख जा रहे हैं। ना वो पानी जो है कि गांव तक ही पहुंच पा रहा, ना वो उस गदेरे के माध्यम से अन्य जंगली जानवरों या गदेरे में जो पशु पक्षियां उनको लिए मिलेगा। इस ओर मैंने सरकार को एक सुझाव पत्र दिया था कि जो हमारे मूल जल स्रोत है उनके चारों ओर कम से कम 500 मीटर पर जो है कि आप सघन पौधारोपण कर देंगे, जो जल शोषित वाले पौधे होंगे। तो जब उन मूल जल स्रोतों में नमी बनी रहेगी तो निश्चित तरीके से पानी का लेवल रहेगा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात क्या है, जब आप अन्य गांवों के लिए पानी ले जा रहे हैं तो आप मूल जल स्रोत के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो गोल होते हैं हमारे गांव में, जिसको हम कूल बोलते थे जब रुपाई करते, ऐसे गोल बना करके कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर तक ले जाएंगे और वहां तब डिग्गी बनाए आप,
तो वो पानी गूल के माध्यम से उस डिग्गी तक चला जाएगा, उससे हमारे मूल जल स्रोतों के साथ छेड़खानी नहीं होगी, तो वो सुरक्षित होंगे। और साथ में जहां जहां आप पानी भेजेंगे, लेकिन उससे हो क्या रहा कि आपने यहां से लेकर के दूसरे गांव तक पानी भेजता, वो बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा, ना तो वो पानी गदरे में जा रहे हैं, आज आए दिन जो जंगली जानवर हैं वो पानी की तलाश में घरों तक आ रहे हैं। तो मैंने अपने सुझाव पत्र में ये भी लिखा था, कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे जो आपकी पानी की स्कीम जा रही है वहां पर आप थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, एक कुंड टाइप का बना देंगे, उससे क्या होगा, उससे वो पानी इकट्ठा होगा। जंगली जानवर हो गए, हमारे पशु चरवा गए, हमारे माताएं बहनें घास के लिए जाते हैं, क्या मिलता है उनको, वो पानी तो पियेंगे। इस तरीके से अगर वो छोड़ते जाएंगे, जगह जगह छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो जंगली जानवर पानी की तलाश में बिल्कुल वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो नहीं जाएंगे, और मूल जल स्रोत हमारे सर, मैं जोशी आपसे फाइनल कमेंट यहाँ पे लेना चाहूंगी। विश्व पर्यावरण दिवस पे आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी यहाँ पे चर्चा रही है, क्या सुझाव देना चाहेंगे और अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना है, पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं आप, अपनी जान बचा रहे हैं जी, ये सोच के समझ चलिए, बिल्कुल मुझे ये लगता है। बिल्कुल आप पर्यावरण नहीं, अपनी जान बचाने की तैयारी कर लें। जी सर, जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नोएडा जी आपके, सोनी जी आपके इस महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दर्शकों यहाँ पर ये जानना आवश्यक हो जाता है कि बिल्कुल जोशी ने बहुत सही बात कही कि आप पर्यावरण नहीं बचा रहे बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप जितना प्रयास कर सकते हैं करिए। नमस्कार।